एहसान चुकाने के लिए मैंने खुद को उसके हवाले कर दिया, लेकिन कोई परिवार का सबसे बड़ा बेटा एक नौजवान है जो किसी झंझट में नहीं पड़ता। मैंने 3 दिन और 3 रातों तक उसकी सेवा करने के लिए इंजन पर भरोसा किया। मैं उस व्यक्ति के वंश को आगे बढ़ाने में भी सफल रहा जो सेवानिवृत्त होने वाला था। 7 साल की उम्र में मेरे गृहनगर में आपदा आ गई। मैं अपने माता पिता के साथ दक्षिण की ओर चला गया। रास्ते में शहर जाते समय मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। मैं अपने माता पिता को शहर ले गया, लेकिन मैं बेघर अनाथ था। सबसे कठिन समय वह था जब मैं कोई नदी के झूठे मुहाने पर जीवित था। कोई की बूढ़ी पत्नी दयालु थी और उसने देखा कि मैं असहाय हूँ, इसलिए उसने मुझे अपने आंगन में ले जाकर एक साधारण नौकर बना दिया। मैं कोई परिवार में 8 साल तक रहा। कोई परिवार के दिन बहुत अच्छे चल रहे हैं। कोई परिवार के मेजबान दयालु हैं और कभी भी डरावने नहीं हैं, खासकर बूढ़ी कोई जो मैंने अब तक देखी सबसे बोधिसत्व जैसी है। एक समय ऐसा था जब मैंने चुपके से पिछवाड़े में रहने वाले 2 रिश्तेदारों को याद किया और पाया कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। बूढ़ी औरत को जब पता चला तो उसने सजा नहीं भुगती, बल्कि उससे संबंध स्थापित कर लिया। इस बच्चे ने बहुत कठिन समय देखा है, कृपया अब से इसका अच्छे से ख्याल रखें। हर जन्मदिन पर मेरे कमरे में रहने वाली बूढ़ी महिला मुझे हमेशा 2 नए कपड़े भेंट करती थी। उसी दिन उस बूढ़ी महिला ने मुझे एक जेड की हेयरपिन दी और खुद मेरे बालों को संवारा। अच्छे बच्चे, तुम मेरे पड़ोस में पले बढ़े हो, इसलिए तुम व्यावहारिक रूप से कोई परिवार के सदस्य हो। मैं आभारी हूँ कि संकट के समय मुझे श्रीमती कुई जैसी व्यक्ति से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह अफसोस की बात है कि अब आसमान में पहले जैसी हवा नहीं चलती। जैसे जैसे दुनिया बदलती गई, श्री कुई को टाइफोटॉक्सियन निर्वासित कर दिया गया और फिर लिंगनान देश में भेज दिया गया। सबसे बड़े बेटे कुई हेंग को तो पीट पीट कर मार डाला गया था। उसे जल्द ही फांसी दी जाएगी। कुई परिवार ने अपनी 2 रखैलें खो दी। श्रीमती कुई गंभीर रूप से बीमार थी। सौभाग्यवश महामहिम कुई परिवार के व्यवसाय को लेकर चिंतित हैं। उन्हें न केवल अपनी बेटी की चिंता है, बल्कि अपने परिवार और घर की भी चिंता है। लेकिन अभी भी जिंदगी ठीक नहीं चल रही है। श्रीमती कुई ने बहुत सारे नौकर और नौकरानियां खो दी। उसने परिवार के खर्चों में कटौती की। वह अब से अपने वेतन में कटौती करने की योजना बना रही है। मुझे पीछे छूट जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने श्रीमती कुई के परिवार की देखभाल की। मैंने देखा कि श्रीमती कुई की मृत्यु हो गई। उसके लिए मुझे अफसोस है, लेकिन उसे दिलासा देने के अलावा उसके साथ कुछ मत करो। माँ, परिवार में सबसे बड़ा बेटा इकलौता बेटा है। मैं आपसे एक दिन पूछूंगा। उन्होंने एक भी पुत्र या पुत्री नहीं छोड़ी, जिससे कोई परिवार का मंदिर से संबंध पूरी तरह टूट गया। और शीजियान, कम से कम तुम महारानी से कुछ कह तो सकती हो, जो किसी से बात कर सकते हैं। क्या हम महल में प्रवेश करके महारानी से मदद की गुहार लगा सकते हैं? हम अगले दिन बूढ़ी महिला महल से लौटी और एक अच्छी खबर लेकर आई। महारानी डोवेजर ने कोई परिवार को वंश की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए एक महिला को जेल भेजने की अनुमति दी। लेकिन फिर एक और समस्या खड़ी हो गई। एक सम्मानित परिवार की कौन सी महिला ऐसा करने को तैयार होगी? कोई और विकल्प न होने पर पहली मालकिन को घर की सभी बची हुई नौकरानियों को इकट्ठा करना पड़ा और उनमें से किसी एक को ढूंढने की कोशिश करनी पड़ी जो इसके लिए तैयार हो। लेकिन उनकी जान पहचान में कोई भी ऐसी जगह पर कदम रखना नहीं चाहेगी जहां मौत की सजा सुनाई जाती हो, और मरने वाले व्यक्ति के लिए संतान पैदा करना तो दूर की बात है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और कतई अस्वीकार्य था। इसलिए जब प्रथम महोदया ने इनाम के तौर पर बड़ी रकम की पेशकश की, तब भी कोई आगे आने को तैयार नहीं था। जब वह बेहद चिंतित होने लगी, तभी मैं भीड़ से अलग होकर आगे आया और इस काम को करने की जिम्मेदारी खुद ले ली। महोदया, मैं जाता हूँ। जब उसने मुझे चांदी देने की कोशिश की तो मैंने उसे धक्का देकर दूर कर दिया। मुझे पैसे नहीं चाहिए। इन दिनों परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। मास्टर कुई के निर्वासन के दौरान उनकी देखभाल करनी है और बुजुर्ग महिला को सर्दियों में कीड़े खिलाकर उनका पेट भरना है। परिवार पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और आप, उस बुजुर्ग महिला ने मेरे प्रति दयालुता दिखाई है और मैं उनकी चिंता दूर करना चाहता हूँ और उन्हें जल्दी ठीक होने में मदद करना चाहता हूँ। उस महिला ने मुझे छुआ और मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे प्यारे बच्चे, अगर मेरा कोई भविष्य होता तो मैं तुम्हें धोखा नहीं देता। अगले दिन मुझे एक मधुर घंटी की आवाज सुनाई दी और मैं इतना क्रोधित था कि मेरी मृत्यु हो गई। जेड वंश मुझे कुई हेंग के मंदिर तक ले गया। कुछ महीनों बाद मेरी मुलाकात गांव जुआन नाम के एक युवक से हुई। वह अंधेरे में आंखें खोलकर बैठा था। उन्होंने अतीत की किसी भी परंपरा का उल्लंघन नहीं किया। वह सांप की तरह कोमल था। उन्होंने अपना उच्च पद खो दिया। उस समय वह शिजिया परिवार का पहला युवा पुरुष था। वह दरबार में सबसे कम उम्र के अधिकारी थे। वह राजधानी में महिलाओं के बीच सबसे लोकप्रिय पुरुषों में से एक थे। पहले तो मैं उनसे सिर्फ भीड़ में ही मिलता था। वह सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला व्यक्ति था। वह स्वस्थ थे और उनकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। उन्होंने लोगों को आपदा से उबरने में मदद की। मैंने यह भी देखा कि वह लोगों के प्रति कितने उदार थे। लेकिन वह तो बस एक साधारण आदमी था। अभी तो वह बस एक छोटा बच्चा है। मैं पत्थर का बक्सा लेकर उसकी ओर बढ़ा। महोदया, मुझे आपके लिए खेद है। मैं आपके लिए कुछ खाना लाता हूँ। उसने मेरी तरफ देखा और फिर मेरी तरफ नीचे देखा। छोटे मालिक, कृपया कुछ खाना खा लीजिए। उन्होंने जवाब दिया, यह दुनिया का अंत है। उसने तेवर चढ़ाकर मेरी तरफ देखा। मैंने उसकी ओर रुख किया। वह कोई हेंग जितना ही बुद्धिमान था। वह मेरे विचारों को नहीं देख सकता था, लेकिन वह हिला तक नहीं। मेरे पास उस पर हमला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैंने उसे केक का एक टुकड़ा दिया। लो, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। लेकिन वह फिर भी टस से मस नहीं हुआ। जब उसने मेरी ओर नीची नजर से देखा, मैंने केक उसकी कमर पर रख दिया। सुअर के होंठ उसके कान को छू गए। कुई के परिवार द्वारा युवा मालिक से संबंध तोड़ने के बाद मैडम बहुत चिंतित थीं। इसलिए उसने मुझे यहाँ आकर युवा स्वामी को बचाने के लिए कहा। जब मैंने यह शब्द सुना, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई हेंग का शरीर गिरने ही वाला है। युवा मास्टर, कृपया मुझे माफ करें। मैंने अतीत में देखे गए धनुष और बाण से उसकी कमर पकड़ ली। मैंने अपना सिर झुकाया और उसे अपनी बाहों में भर लिया।
लेकिन मैंने चाहे कितनी भी कोशिश की हो, कुई हेंग ने हार नहीं मानी। उसने नजर नहीं हटाई। वातावरण बिल्कुल शांत पानी के तालाब जैसा था। मैंने कितनी भी कोशिश की, वह हिल नहीं पा रहा था। मैं बुरी तरह असफल रहा। अंततः मैं गिर गया। मरने से पहले फटे हुए कपड़ों को संभाल कर रखना सार्थक था। टूटे हुए बालों को थामे रहो और चले जाओ। युवा स्वामी, मैं कल आपसे मिलने आऊंगा। सौभाग्य से मैं आसानी से हार मानने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। कुई हेंग ने भोजन को बचाने से इनकार कर दिया, इसलिए मैंने एक बेहतर तरीका सोचा। लेकिन अगले कुछ दिनों में, चाहे मैं दयनीय होने का दिखावा करूं या वास्तव में दयनीय दिखूं, कुई हेंग बिल्कुल भी नहीं हिली। मैं पूरी तरह से रास्ता भटक गया था, लेकिन मैं अपनी बूढ़ी पत्नी को दुखी नहीं करना चाहता था। शिन यी हेंग, उसके खाने में बहुत सारी दवाइयां मिला दी। इस दिन जब मैंने कमरे में कदम रखा, दवा पहले से ही दी जा चुकी थी। जहर से पीड़ित कुई हेंग धीरे धीरे अपनी मानसिक स्थिति खो बैठा और उसका व्यवहार नियंत्रण से बाहर था। मोमबत्ती की रोशनी में आमतौर पर फुर्तीले और उग्र स्वभाव वाले फेंग मॉ को क्यूई हेयू ने बंदी बना लिया। वह व्यक्ति शांत हवा और जादू की अनुभूति से परिपूर्ण है। जब मैंने उसे अपने सामने पकड़ा, वह पूरे शरीर पर खड़ा था और वह सहज रूप से मुझे दूर धकेलना चाहता था, लेकिन मैंने उसके हॉट ड्रेस को छोटे से पैर के साथ पहन लिया। युवा मास्टर, मुझे अपनी मदद करने दें। ठीक है। उसका ठंडा मुखौटा अंततः 1 इंच मोटा था और वह एक पतंगे में बदल गया। उस आदमी की गर्म सांसें सतह पर आ गईं और फिर आकाश का चुंबन। एक मजबूत हाथ ने उसकी कमर पकड़ रखी थी और मुझे धीरे से ऊपर उठा लिया गया। मुझे धीरे धीरे नीचे उतारा गया और वह स्वयं गिर पड़ा। वहां सज्जनता का कोई नामोनिशान नहीं था। मैंने उन आंखों को देखा जो स्याही की तरह गहरी थीं। कुछ समय बाद मेरा मन धीरे धीरे तैरने लगा। वह बहुत ही दर्दनाक रात थी। अगले दिन मैं जेल से बाहर आ गया और कुई हेंग लौट आए। मैंने गर्म बाथटब में देखा। घर लौटने के बाद और मेरे शरीर की खटास धीरे धीरे दूर हो गई। जब मैंने अपने शरीर को रगड़ा, मैंने पाया कि मेरी त्वचा पर सारा खून लाल था और मेरा चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। एक गहरी सांस लेने के बाद मैं महान महिला को रिपोर्ट करने गया था। बड़ी मैडम को पता चला कि कुई हेंग और मैं प्रेमी बन गए हैं। वह इतनी खुश थी कि उसने मुझे धन्यवाद दिया। मुझे सच में नहीं पता कि मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं। आपको बहुत सारी तकलीफें झेलनी पड़ी होंगी और आपको खुश करने के लिए बहुत मेहनत की। बारिश के पानी का आदान प्रदान, पीने के पानी का स्वाद एक बार हो जाए तो फिर से होगा। अगले दिनों में बिना दवा के भी मैं जलमार्ग का प्रभाव महसूस कर सकता था। 1 महीने तक बेहोशी की हालत में रहने और नशे में चूर रहने के बाद मेरा पेट धीरे धीरे हिलने लगा। जब डॉक्टर ने पूरी तरह ठीक कहा तो मेरी पत्नी इतनी उत्साहित हो गई कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बुढ़िया लगभग मेरे सामने झुक गई। मैंने उसे सहारा दिया। उसने अपने आंसू पोंछे, मेरा हाथ कसकर पकड़ा, हमेशा पहनी रहने वाली कंगन उतारकर मुझे दे दी। अच्छा लड़का, मैं संपूर्ण कवच निर्माण एजेंट लेकर आया हूँ। कोई परिवार के पूर्वजों को लाने के लिए धन्यवाद। पत्नी की आंखों में थोड़ी सकारात्मकता है। इस चीज का मेरा चौथा स्तर निश्चित रूप से महंगा है। मैं इसे लेना नहीं चाहता। मैं थोड़ा धक्का देने वाला हूँ। शाबाश, बुढ़िया ने तुम्हें यह दिया है, इसलिए इसे ले लो। अच्छा लड़का, अगर तुम इसे ले लोगे तो वह खुश नहीं होगी। मैंने अपनी सास को धन्यवाद दिया और कंगन ले लिया। जब मैं गर्भवती हुई तो मैंने स्वर्ग जाना बंद कर दिया। इस समय कुई हेंग के राज्याभिषेक में केवल 7 दिन शेष हैं। शायद इसका कारण यह है कि मेरा जन्म बहुत देर से हुआ। मुझे अक्सर दिल में जुकाम हो जाता है। हालांकि मुझे शाही दरबार समझ में नहीं आता, लेकिन मुझे राजनीति भी समझ में नहीं आती। लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि कुई हेंग, जो इतने राजनीति समर्थक हैं, जब वह निर्दोष था तब उसे मर जाना चाहिए था। हो सकता है कि उसे जनता के नाम पर ताबूत में दफनाया गया है। जिस दिन कुई हेंग का राज्याभिषेक होना था, हजारों लोग दूर दूर से शाही शहर के प्रवेश द्वार की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने उसके लिए आत्महत्या कर ली। सम्राट ने जनता की भावनाओं के बारे में सोचा। महाराज किसानों की परवाह करते हैं। उन्होंने कुई हेंग की मृत्युदंड की सजा को रद्द कर दिया और उसकी सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। उस समय अदालत में सम्राट को जल्दी थी। किसी ने उसका नाम लिया और यहाँ